नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, जीवन में कई बार सफलता हमें जीवन के शुरुआती हिस्सों में ही मिल जाती है जब हमने कोई संघर्ष ही ना किया हो। और उसके बाद कुछ लोग जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखते और कुछ लोगों को जीवन हमेशा पीछे मुड़ मुड़ कर देखने पे मजबूर करता है। चाहे बात राजनीति की हो, बात चाहे सामाजिक जीवन की हो, हमें जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं उन उपलब्धियों को बरकरार रखना, लोगों के दिलों में जगह बनाए रखना, अपनी इज्जत को लगातार उसमें इजाफा करना, लगातार परिश्रम करते जाना ही एक इंसान का दायित्व बनता है। एक दौर में एक व्यक्ति की राजनीति से मैं भी खासा प्रभावित रहा। मुझे लगता था कि ये हरियाणा की राजनीति में कुछ बदलाव लेके आएंगे और सब लोग उन पे भरोसा करते थे। लगता था कि वो चौधरी देवीलाल का एक दूसरा रूप हैं, बाहर पढ़े लिखे हैं, मुद्दों पे पकड़ है, अच्छी भाषण कला है और सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे। इसलिए जब वो 25 साल का हुआ तभी उनको लोकसभा में भेज दिया गया। फिर बहुत जल्दी उनको हरियाणा का सबसे छोटी उम्र का उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। और दुष्यंत चौटाला ने जो सफलता की कहानी लिखी, उसके बराबर की कोई कहानी दूसरा आदमी नहीं लिख पाया। लेकिन आज दुष्यंत चौटाला कहाँ पे है? आज दुष्यंत चौटाला मामूली से मुकदमों में उलझा हुआ है। आज दुष्यंत चौटाला CIA इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए उसकी गाड़ी पे लटक रहा है। आज दुष्यंत चौटाला भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहा है कि DGP ना मेरा फ़ोन उठाता और DGP ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। एक आदमी जीवन में इतनी सफलताएं जिसने हासिल की, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री रहा, सांसद रहा, आज वो उसका लोग फ़ोन भी ब्लॉक कर देते हैं। दुष्यंत चौटाला के पतन के क्या कारण हैं, इस पे जरूर हम सबको मंथन करना चाहिए। और क्योंकि एक मीटिंग में, एक जनसभा में दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि अभी मेरे पास 50 साल राजनीति के हैं। अब 50 साल हों, उनके पास 60 साल हों, 100 साल हों, वो तो कुदरत का है। लेकिन आज वो उस सामाजिक उस पे सिमट गए हैं कि उनको ना तो वो कम्युनिटी जिसमें वो पैदा हुए हैं उसका सम्मान उनको हासिल है, ना उनका जो कैडर, वो कहते हैं हमारे पास कैडर है, उस कैडर की ताकत कहीं दिखाई दे रही है। और हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला उस व्यक्ति की तरह हो गए हैं जिनके कोई पास ही नहीं लगना चाहता। ये नौबत ऐसी क्यों आई? उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खोई? ये राजनीति में जांच और चिंतन के विषय हैं। आप इस पर अपने विचार जरूर रखना और हम त्यागी जी से भी समझने की कोशिश इस पर करेंगे। सर, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुष्यंत चौटाला एक समझदार राजनेता है और उन्हें सफलता की बहुत जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ी। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ ही उनका जो पतन है वो भी बहुत तेज़ी से हुआ। और ख़ासकर उनकी ही अपनी कम्युनिटी के लोग किसान आंदोलन के दौरान उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका बर्ताव था, उसको पता नहीं क्यों माफ़ नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि आज जिस दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि मुझे जान से मारने के लिए कोई उतरा है गाड़ी से, CIA इंस्पेक्टर, समाज में उनके प्रति कोई सिंपैथी ही नहीं है। क्यों ऐसी नौबत क्यों आती है राजनीति में? दरअसल बहुत बुनियादी बात यह है कि हर आदमी की कोशिश होती है कि परफेक्शन देखे हर चीज़ में। जब हम किसी से उम्मीदें लगाते हैं तो हमारा कोई पैमाना नहीं होता हुआ। अब मान लिया दुष्यंत चौटाला फॉर एग्जांपल राजनीति में आए तो हम उनमें कह रहे हैं ना कि चौधरी देवीलाल का रूप, ओम प्रकाश चौटाला का रूप, और पता नहीं कितना आइडियलिज्म ऐसे लोगों में हम देखना शुरू कर देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि वो उसकी एक अपनी एक पहचान है, इंडिविजुअलिटी है, अपना एक टेम्परामेंट है, एक स्वभाव है, अपना एक व्यक्तित्व है। लेकिन आम आदमी, विशेषकर राजनीति में, लोग तरह तरह की अपेक्षाएं जोड़ के बैठ जाते हैं। तो आप किसी एक साधारण व्यक्ति में आप विवेकानंद को तलाश कर रहे हैं, दयानंद को तलाश कर रहे हैं, महात्मा गांधी को देख रहे हैं, नेहरू को देख रहे हैं, तो ये
बड़ा अंतर हो जाता है इन सारी की सारी चीज़ों में। पॉलिटिक्स केवल आइडियलिज्म नहीं है, प्रैग्मेटिज्म भी है। जब आए हैं दुष्यंत चौटाला, जब राजनीति में आए तो उन्होंने चुनाव के दौरान कुछ बातें कही, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और उसको जमुना पार भेजने की बात कर रहे थे। यही करना भी चाहिए था और कोई तरीका भी नहीं था। अब जब सरकार बनने की स्थिति में आए, मतलब बनी और उनको कम पड़े, तो वो जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। मैं तो इसे भी गलत नहीं मानता। नहीं गलत है ना, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। वो क्या करते हैं, अगर वो ये स्टेप ना लेते और बड़ा मॉरल स्टैंड लेते कि भाई मैं सरकार जाए बेशक चले जाए लेकिन मैं अपना समझौता नहीं करूंगा, अब कम से कम आर्थिक रूप से उसका परिणाम क्या होता अभी कह नहीं सकते। लेकिन हमने जो इतिहास से सीखा वो को बहुत अच्छा परिणाम नहीं होना था, उनके विधायक कहीं और चले जाते। तो ये राजनीतिक रूप से एक समझदारी वाला फैसला था, लेकिन साथ में उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये थी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वोट है, उसको वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेते, उसको समझाते। लेकिन समझाते तब उनके अब प्रतिद्वंदी बहुत हैं। एक दल तो वो है जो उनके परिवार से निकला हुआ था, वो क्यों होने देंगे, उनकी छवि को बनने देंगे। दूसरी तरफ जो दूसरा विरोधी दल है कांग्रेस पार्टी, उसको भी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ उनकी मित्रता है, लेकिन वो भी भीतर घात के जरिए वो भी ख़त्म करना चाह रही है। वो चाहते हैं कि किसी दुष्यंत चौटाला या किसी व्यक्ति पर उनकी निर्भरता ना रहे किसी भी तरह की। तो आप ये देखिए कि केंद्र बिंदु जो है राजनीति का कौन है, दुष्यंत चौटाला। आईएलडी खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी मित्रवत होते हुए भी मित्रता नहीं निभा रही। अब यहाँ इतनी चुनौतीपूर्ण माहौल में किसी नेता में जो परिपक्वता की अपेक्षा की जाती है, वो शायद दुष्यंत चौटाला को लगता हो कि उनमें है, लेकिन बाहर खड़े लोग जो उनको देख रहे थे उनको उसमें कमी नजर आ रही थी। आपने उस जंक्चर पे, उस केंद्र बिंदु पे अपने आप को देवीलाल बनाना था, जो नहीं बना पाए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या इसकी विचारधारा की राजनीति से चौधरी देवीलाल की हमेशा मित्रता रही। ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी मित्रता रखी। तो कोई मतभेद सैद्धांतिक रूप में कहीं नहीं था। और हरियाणा की जनता ये जानती थी कि जब भी लोकदल के लेवल की जब राजनीति आएगी, कांग्रेस के विरोध की राजनीति आएगी, तो गांव और शहर का सवाल खड़ा होगा। और ये क्षेत्रीय दल जो है, चूँकि इसका आधार केवल गाँवों में है, शहरों में नहीं है, तो ये कि सरकार गांव और शहर के मिक्सचर से बनती थी, यानी चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन के समन्वय से मिलती थी। ये ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में भी हुआ। उसको लोग ये मानते थे कि ये वक्ती ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है और ऐसा करना जरूरी था। तब से लेके अब तक बड़ा परिवर्तन आया है। अगर हम ये कहें कि 60-70 के दशक की राजनीति आप 2020 में भी करोगे तो उससे फर्क पड़ता है। आज क्या है कि आपका हिसाब किताब एकदम हाथ के हाथ होता है। सूचना क्रांति इतनी ज़बरदस्त है कि आपके एक एक एक्शन पे लोग रात दिन बहस कर रहे हैं, बातचीत हो रही है उसमें। और आप सरकार का हिस्सा बन गया, आपको सरकार भी चलानी है, अपने और काम भी देखने, अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट रखना है और अपने भविष्य की राजनीति के लिए एक आधार भी तय करना है। तो इन सारे मोर्चों पे मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला की जो उम्र है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा परिपक्व है। वो 30-32 साल का नौजवान नहीं लगता। उनकी बौद्धिक आयु को मैं कम से कम 55-60 के आसपास मानता हूँ, क्योंकि समय ने, जिम्मेवारी ने उनके अंदर से एक जो युवावस्था का एक क्या टर्म यूज़ करूँ मैं, नेगेटिव भी हो सकती है, जो छिछोरापन होता है ना नौजवानों में, और वो उसकी ताकत भी होती है जवानी की, एक तरीके से पहचान भी है। तो वो मिस करना पड़ा। चूँकि दुष्यंत चौटाला एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दुष्यंत चौटाला एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वक्त ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ डाल दी और उसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उन चीज़ों का उठाया। तो लोगों को दुष्यंत चौटाला को एक्चुअल में वो समझ ही नहीं पाए। जहाँ तक उनके कॉम्पिटेंस का सवाल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, मुद्दों की बेशक बहुत गहरी समझ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग नहीं जुड़ना चाह रहे। तो मुझे ये लगता है कि आज की हरियाणा की जो नई जनरेशन है, चाहे वो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों के ही परिवार रहे हों, उनकी अपेक्षाएं कुछ और तरह की हैं। ठीक है। और आप ये देखिए पूरे कार्यकाल में दुष्यंत चौटाला पे जब जब आरोप लगे उनके मंत्रालयों से जुड़े हुए,
भारतीय जनता पार्टी उनकी डिफेंस में कभी नहीं आई, और भारतीय जनता उन्होंने पार्टी ये छवि बनने दी। डिफेंस में तो छोड़ो, हाँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी से बात कर लो, वो कहेंगे हमारे अलायंस तो बहुत सारे लोगों से हुए हैं। हाँ। लेकिन मतलब करप्शन का ये लेवल उन्होंने भी नहीं देखा, वो ऐसा बोलते हैं। जबकि ये है, जब सरकार का मुखिया तो खट्टर साहब थे, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सारी बुराइयां इनके सिर पे मंडी गई। हाँ, और उसका वही मैं कह रहा हूँ कि खुल के वो कभी उनके पक्ष में आए ही नहीं। तो एक माहौल ऐसा बनता चला गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी या उनके जो मंत्री हैं या वो खुद कुछ ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं जो आर्थिक भ्रष्टाचार के अंदर आएंगे। दुनिया भर के केसेस उन पे हुए। तो जब आपका मित्र आपके बचाव में नहीं उतरता, जिसके साथ आपका जॉइंट वेंचर चल रहा है, तो ये भी समस्या है। तो कुल मिला के ये था कि एक उनको प्लेटफॉर्म तो मिल गया कि उस परिवार से आ रहे हैं, और उसके खतरे बहुत थे। उस समय भी हमें लग रहा था कि चीज़ें बहुत लंबी शायद ना चलें, लेकिन जैसा भी था, खैर चलो, अब फिर से प्रयास कर रहे थे। अब इस घटना से आदमी ये देखता है कि जो घटना घटी है उसके नुकसान होने के बावजूद भी क्या कोई इसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? तो फ़ायदा ये आ रहा है इसमें, नुकसान तो आप छोड़ दीजिए क्या होंगे। और वो कहती हैं कि मेरे पास 40-50 साल हैं, वो जब देखा जाएगा कि वो एकदम चर्चाओं के केंद्र में आ गए, और राजनीति में आपके बारे में बात ही ना हो, लोगों में उदासीनता हो, आपका जिक्र ही करना छोड़ दें, ये बड़ी खतरनाक। तो ये एक मतलब फायदा भी इनडायरेक्ट, ये फायदा ये हुआ कि दुष्यंत चौटाला पिछले 4-5 दिन से दुष्यंत ही हो रहा है। अब दो तरह के पक्ष हैं, कुछ उनको सही बता रहे हैं, कुछ उनको गलत बता रहे हैं, लेकिन वो ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, इसका अगर वो लाभ उठा पाए ठीक से, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई सरकार बना लेंगे, वो रेलिवेंट हो जाएंगे, प्रासंगिक हो जाएंगे इस मुद्दे पर। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुप है। दुष्यंत चौटाला की लड़ाई उनकी पुलिस से है, प्रशासन से हो सकती है, लेकिन सरकार कहीं बीच में नजर नहीं आ रही। ये इनवाइट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं नायब सिंह सैनी पे, लेकिन वो नहीं बोल रहे, चूंकि बहुत समझदार लोग हैं वो। और ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला को एक तो ये टेम्पो बना कर रखना होगा, है ना। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनको वो जो इंस्पेक्टर है उसके मुंह नहीं लगना चाहिए था, वो तो उतर के ड्राइवर को कुछ कह रहा था, और वो पीछे से आए हैं। ये जो एक्शन उनका हुआ है, इसको भी लोग ये मान कर चल रहे हैं, ये वाला एक्शन उनकी जो 5 साल की डिप्टी सीएम का जो टेन्योर था उससे मैच नहीं करता। मतलब ऐसी नौबत उनको जरूरत ही क्या थी वहाँ, मतलब जाना नहीं चाहिए था, है ना। तो अब वो कह रहा हूँ कि एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब सरकार में आप थे तो बहुत ही मैच्योर थे, आप हंस भी नहीं सकते थे ठीक से, और जब ये मौका आया तो आपने ना एक बिल्कुल एक लड़के की तरह लड़कपन आपके अंदर से आ गया कि आप भाग रहे हैं। अब उसका आपके विरोधी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके परिवार के इतिहास से जोड़ के चीज़ों को जोड़ेंगे कि भाई ये तो बुनियादी रूप से ऐसे ही है। उसके बीच में साथ खड़े दिग्विजय चौटाला ने किसी पुलिसकर्मी के साथ ये कर दिया। उनका तर्क ये है कि मेरे भाई पे अगर ये होगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा। उनका तो जब बड़ा भाई खिड़की से लटक गया तो छोटा भाई क्या करेगा। अब यही दिक्कत ये है, आप ये देखिए, राजनीतिक व्यक्ति के सामने ये दिक्कत है कि उसका जो आकलन लोग करते हैं वो उसमें सब खूबियाँ देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मानवीय कमजोरियाँ हैं वो भी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हर हाल में एक बिल्कुल आयरन मैन नजर आए, बिल्कुल आइडियलिज्म की पराकाष्ठा हो, लेकिन वो कई बार संभव होता नहीं है। तो अब इसका वो कैसे इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे, क्या करेंगे। बाकी ये जो चीज़ है ना कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने वो करा था, ये यूं भ्रष्ट है, ये राजनीति में चीज़ों को अर्थ नहीं होता। और मेरी ये बिल्कुल पूरी दृढ़ मान्यता है कि राजनीति में कोई मरता भी नहीं है ना, कभी भी देर सवेर सारी। अब एक जमाने में मुझे अच्छे से याद है, चौधरी रणजीत सिंह के बारे में लोग कहा करते थे कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, मंत्री बने देख लो जीत के। तो राजनेता, खासकर जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, मैं इनकी तो कभी भी ये प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि ये मर जाएंगे, क्या पता कब उभर जाएंगे। नहीं, एक उनका अपना वोट बैंक होता है, एक खास किस्म का, एक कार्यकर्ताओं का वो होता है, दूसरे आर्थिक संसाधन काफ़ी होते हैं पार्टी को चलाने के लिए। उनके पास में जो भी तामझाम चाहिए वो सारा होता है, तो एकदम से आप उन्हें खारिज नहीं कर सकते। कहीं भी देख लीजिए रीजनल पार्टीज को। लेकिन मुझे एक चीज़ जरूर थोड़ा खटकती है, जैसे जो जाट समाज है खासकर, वो मतलब खोरी टाइप का समाज नहीं है कि वो जिसने माफ़ी मांग ली उसको माफ़ कर ही देता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ इस पॉलिटिकल उसमें
कि दुष्यंत चौटाला माफी मांग चुके हैं कि भाई मैंने जो कहा, हमने जो गलतियां की उसके लिए माफ कर दो। लेकिन पता नहीं क्यों इनको कोई माफ करने के मूड में नहीं दिखाई देता। देखो, जब उन्होंने कह दिया कि मेरे पास 40-50 साल हैं, तो 10-15 साल 20 साल वेट करने की भी मादा होना चाहिए। 40-50 तो एक्सट्रीम पे है ना, कि भाई तब तक मैं इंतज़ार कर लूँगा। और तो अब ये जो बीच का पीरियड है, इस बीच उनको बहुत लेवल पे बहुत नीचे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके अपोजिट आप दूसरे फैमिलीज देख लो आप, कि अभय चौटाला हैं, वो कोई सरकार में थोड़ी हैं, 2 विधायक हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट है, लोगों में इज्जत करते हैं लोग उनकी। रणजीत सिंह चौटाला जी कहीं नहीं है, लेकिन लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनके। देखिए, अभय चौटाला का क्या है कि उनका एक अपना ही मामला है। उनकी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उन आदतों को या उन चीज़ों को बहुत से लोग लाइक नहीं भी करते। लेकिन वो चूँकि उस रास्ते से भटक नहीं रहे, उनकी जो पहचान है, वो लाइन पे अपना जो बहुत लोग कह देते हैं उनको कि इनको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरा यूएसपी ही ये है। तो आप देख रहे होंगे उनकी उन चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी आपको, वो कम नहीं करते, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है इसी वजह से मिल रहा है। हालांकि अब 30 साल के अभय चौटाला में और 60 साल के लगभग होने वाले अभय चौटाला में बड़ा फर्क है, लेकिन है। अच्छा, उनकी क्या है कि उनकी जो अगली पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, वो कहीं बेशक वो एमएलए बन गए, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी का नेतृत्व तो बच्चे कर रहे हैं। अभी भी अभय चौटाला यहाँ पार्टी का नेतृत्व दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, है ना, और वहाँ अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। और दूसरे जाट कम्युनिटी की अपनी जो उथल पुथल हो रही है सारी, भाई आप ये देखिए कि जाट समाज बीजेपी के आने के बाद से सत्ता में आइसोलेशन में तो है। हाँ, बिल्कुल है। तो वो सोच रहे हैं डिफरेंट लेवल पे कि ये जो 3 विकल्प हमारे सामने हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, इनमें से हमने किसको अडॉप्ट करना है, और इनको करना भी है कि नहीं करना है। हाँ, करना है ही नहीं करना, या कोई नया रास्ता देखना। मतलब वो एक चर्निंग चल रही है बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे, वो सोच रहे हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है कि जो भी 3 बड़ी ताकतें हैं वो अपना बेस्ट लोगों को समझाएं कि ये है। और इसमें सावधानी ये बरतनी है कि आप केवल अपनी कम्युनिटी सपोर्ट से आप कुछ नहीं बन सकते, तो आपको जो और सोशल ग्रुप है उनके साथ भी अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हर लेवल पे। तो नए किस्म के नेतृत्व को आपने विभिन्न जातियों में उभरने देना होगा और उनको लाइमलाइट में ला के अपने इर्द गिर्द भी रखना होगा सारी। तो बहुत जटिल चीज़ें हैं, इतना आसान काम नहीं है। और ये सोच भी गलत है कि मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 30 साल है, 40 साल है। वो तो दिख रहा है कि है, लेकिन आप इस पूरे समय का कैसे लाभ उठाते हैं और कैसे ग्रास रूट पे लोगों को जोड़ते हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखिए, पूरा का अब हम ये उम्मीद करें कि साहब 100 के 100% या 90% लोग उनको पसंद करेंगे या किसी नेता को करेंगे। बीजेपी आज कितना बड़ा, मोदी 40% ही लोग तो पसंद करते हैं। तो ये सब 20-30% का ही बेस होता है जिस पर आपने ये सारी चीज़ें खड़ी करनी होती हैं। तो एक लाभ तो मेरी समझ में ये आया कि दुष्यंत चौटाला की चर्चा अब गली मोहल्लों में हो रही है, तो वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है एक तरह का। हालांकि ये बात जरूरी नहीं थी बताने की डीजीपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मतलब ये इसको हरियाणा में लोग कमजोरी की मानते हैं। हाँ, ये दूसरे, आप जिस समाज से आते हैं उसकी, हर समाज की अपनी एक पहचान है। मतलब कुछ समाजों में ये चीज बहुत मतलब अन्यथा ये कह सकते थे कि डीजीपी ने मेरा फोन नहीं उठाया, मतलब ब्लॉक दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, कि मुझे ब्लॉक कर दिया। तो सेल्फ पिटी वाली जो स्थिति है ना, वो ये मतलब इस तरह की जो जातियां हैं, मार्शल, और इतने लंबे तगड़े आदमियों से उम्मीद ही नहीं की जाती है। मतलब कम से कम चौटाला परिवार के आदमी का नंबर कोई ब्लॉक कर दे और वो इस बात को गाए, मतलब ये थोड़ी शर्म की बात है। अब सीधे उनकी तुलना चौधरी देवीलाल से हो रही है। हाँ। कि देवीलाल होते तो नहीं, किसी ने पत्रकार साथी ने लिख रखा था कि एक तो चौधरी देवीलाल जी थे जो दूसरों की लड़ाई को अपना बना के लड़ा करते थे, एक उनके ये बच्चे हैं जो अपनी लड़ाई को दूसरों की लड़ाई बता के लड़ना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल के जीवन का जो संघर्ष है राजनीति में और सामाजिक जीवन में, वो बहुत लंबा पीरियड रहा है। वो देश की आज़ादी भी लड़े, 15 साल की उम्र में वो जेल में भी चले गए, और फिर वो व्यक्ति की उसकी जो पहचान थी वो लड़ाके की थी, फाइटर की थी। वो हमेशा लड़ते रहे, मित्र बनाए, उन्हीं मित्रों से लड़े। प्रताप सिंह कैरो के साथ भी ये स्थिति रही,
और जाके 71 में शायद उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस से नाता तोड़ा। लंबे समय तक वो कांग्रेस पार्टी में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे थे। उनके संघर्ष ने उनको इतनी बड़ी पहचान दी कि उनसे असहमति रखने वाले राजनीतिक दल और उनके नेता चौधरी देवीलाल का सम्मान करते थे। और चौधरी देवीलाल बहुत बड़े दिल के आदमी थे। वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखते थे, निपटाने में यकीन नहीं रखते थे। अपने जिस व्यक्ति को से वो हारे हैं उसके प्रति भी वो हंसी मजाक कर लेते थे उस तरह की। तो देवीलाल होना कोई आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवीलाल बिल्कुल ही आइडियल थे और उसमें उनमें कुछ कमियां नहीं थी, लेकिन उनकी जो कुछ विशेषताएं थी वो उनकी कमियों पर भारी पड़ जाती थी। पॉलिटिकली बहुत समझदार थे। आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, ओबीसी ये राजनीति तो वो कर चुके बहुत पहले, 87 में कर लिए ये सारे प्रयोग तो कर चुके वो। पहले बार ऐसा था कि सारी जातियों ने मिलकर वोट दिया। देखिए कि हरियाणा से एकमात्र चौधरी देवीलाल ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय नेता बने। केंद्र में मंत्री बन जाना किसी प्रदेश से वो नेता बनना नहीं होता, राष्ट्रीय नेता बनना। लेकिन पूरे जनता दल को उन्होंने खड़ा किया और उसमें अपने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए कि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, चाहते तो बन जाते। एक ही शब्द तो कहना था कि धन्यवाद, बात खत्म, ओथ लेनी थी। और उनका अपना एक मतलब दिल्ली में एक देहात का आदमी बैठ के आप देखिए सारे उस समय के मीडिया को अपने इर्द गिर्द रखता, बड़े बड़े लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज तक भी किताबें लिखी जाती हैं तो उनका जिक्र होता है चौधरी देवीलाल का। तो ठीक है, देवीलाल के परिवार से आप आ रहे हो, लेकिन अपने अंदर आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा देवीलाल पैदा करोगे तो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल बाकी धनवन की तो इनके पास किसी के पास भी कोई कमी नहीं है। देखिए धन एक जरूरी चीज है, आर्थिक संसाधन चाहिए राजनीति में, लेकिन केवल यही जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं जो बिना धन के भी लोगों में लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। हाँ, जन भी चाहिए, और नहीं तो फिर तो सारा सिस्टम में कोलैप्स कर जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने अपनी ईमानदारी को अपनी ताकत बनाया और वो प्रासंगिक बने हुए आज भी राजनीति में। आप उत्तर प्रदेश में चली जाइए, एक सपा के विधायक है, उनके छप्पर भी नहीं उतरे आज तक। बहुत गरीब हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी जो है वो ऐसी है कि उस क्षेत्र के लोग उनको हारने नहीं देते। तो कोई एक खूबी, कोई एक विशेषता तो आपको पैदा करनी पड़ेगी, है ना? सही बात है। जो लोग राजनीति में आना भी चाहते हैं वो पीछे की गलतियों से सबक ले सकते हैं। दूसरे नेताओं ने जो गलतियां की हैं वो सबक उनसे लिया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के पास अभी वक्त है, लेकिन इस वक्त का उपयोग वो कैसे करते हैं ये उन पे निर्भर करता है। और राजनीति हो चाहे जीवन हो, इसके हर हिस्से में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और जो लोग नया सीखते हैं वो कुछ बेहतर ज़िंदगी में कर पाते हैं। इसलिए खुद में निरंतर बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं। और नेता बनने के लिए बहुत साहस चाहिए, नेता बनने के लिए त्याग करना आना चाहिए। नेता ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, और जो बने हैं उनके जीवन उदाहरण हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।